वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स चैप्टर 1। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें ये पता लगेगा कि हमारे लोग जो है मतलब पीपल जो है उनके बीच में ह्यूमन डिफरेंसेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। हम अलग अलग मेथड्स देखेंगे कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं जो जिन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे होते हैं उनको क्या अलग मेथड्स है स्टडी करने का। फिर हम लोग थोड़ा सा एक एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जो है इंटेलिजेंस। एंड आगे हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस का अलग कल्चर्स में क्या डिफरेंट मीनिंग होता है और एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है एंड सो ऑन। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि बिफोर रीडिंग द चैप्टर इन साइकोलॉजी आप पहले ये एक पेज पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग फॉर्म हो जाएगी, एक बेस फॉर्म हो जाएगा कि ओके आपको आप चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। सो यू विल गेट अ बेसिक आइडिया अबाउट इट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ का पूरा सिलेबस कवर करूँ मेरे वीडियोस के थ्रू। तो मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पे आपको ऑलरेडी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस अपलोडेड मिल जाएंगे एंड पेंटिंग के मिल जाएंगे। और मैं बहुत जल्द साइकोलॉजी के वीडियोस भी टोटली अपलोड कर दूँगी। तो देखिए, अगर हम देखेंगे ह्यूमन डिफरेंसेस जो है वो बहुत ही बेसिक है। हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। जैसे आप के अगर आपके भाई बहन होंगे तो वो दोनों अलग होंगे, आपके फ्रेंड्स क्लासमेट्स वगैरह, मतलब आपका भले ही सेम एज हो या सेम आप फैमिली को बिलोंग करते हो या आप सेम ग्रुप को, कुछ भी हो, कोई भी रिलेशन हो, आप में डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। इनफैक्ट जो ट्विन्स होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, उनकी चॉइसेस अलग होती है। मतलब डिफरेंसेस इज़ द बेसिक थिंग। डिफरेंसेस आपको हर जगह दिख ही जाएंगे। तो लोग एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, ये चीज़ तो ऑब्वियस है। तो अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्यों, मतलब कैसे लोग एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, इन डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं। तो देखिए, हम लोग थोड़ा सा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ये बात है कि मॉडर्न साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो गैल्टन के टाइम से एक बहुत ही सेंट्रल स्टडी टॉपिक रहा है। तो इस चैप्टर में हम कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे जो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ने साइकोलॉजिस्ट को हमेशा से अट्रैक्ट करा है और बहुत ही एक सेंट्रल टॉपिक रहा है हमेशा से साइकोलॉजी में। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस में लोग कैसे डिफ़र करते हैं, उनकी क्या डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं एंड सो ऑन। तो देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे। आप अगर आप देखिए, सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही नहीं, मतलब ह्यूमन में ही डिफरेंसेस नहीं, आप सोचिए कि आपके आसपास हर चीज़, पूरी की पूरी हर चीज़ जो है वो रेड कलर की होगी। एवरीथिंग इज़ रेड। आप जहाँ देखें, जो भी, कोई दूसरा कलर ही नहीं बचा। सो आपको क्या लगता है, क्या क्या वो व्यू आपको पसंद आएगा? मतलब व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड वुड बी लाइक? तो डिफरेंसेस, वेरिएबिलिटी की वेरिएशन इज़ द बेसिक फैक्ट ऑफ नेचर, इट्स अ ब्यूटी ऑफ नेचर। तो वेरिएशन एक फैक्ट ऑफ नेचर है और इंडिविजुअल्स, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, थिंग्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, नेचर कुछ भी हो, वेरिएबिलिटी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अब देखिए, अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, देखिए जब भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, इंडिविजुअल मतलब ह्यूमंस के बीच में डिफरेंसेस, तो एक तो हो गया फिजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, फिजिकल डायमेंशंस में डिफरेंसेस, यानी हाइट अलग, वेट अलग, स्किन टोन अलग, कलर अलग, बाल अलग, बालों का कलर, लेंथ, आई कलर, ये सब हो गए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बेसिस पे डिफरेंसेस। एक होता है साइकोलॉजिकल डिमेंशंस। साइकोलॉजिकल डिमेंशंस में डिफरेंसेस का मतलब कि हो सकता है कोई इंटेलिजेंट है, कोई डल है, कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, दूसरों पर डोमिनेट करता है, कोई सबमिसिव है, मतलब आसानी से दूसरे की बात मान लेता है और चुपचाप बैठ जाता है, कोई बहुत क्रिएटिव है, कोई क्रिएटिव नहीं है, कोई बहुत ही आउट गोइंग है, वो हमेशा सोशिएबल है, फ्रेंडली है, कोई बहुत ही विड्रॉन अकेला रहना पसंद करता है। तो ये साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं। ओके, एंड द लिस्ट ऑफ वेरिएशंस गो ऑन, मतलब आप एंडलेस लिस्ट बनाते रहो, आपको इतने वेरिएशंस मिलते जाएंगे। सो एक होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है साइकोलॉजिकल डायमेंशंस। इन दोनों के बेसिस पे हम लोग डिफरेंसेस कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी। तो हम लोग साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल डिमेंशंस पे जो डिफरेंसेस आते हैं वो। देखिए, अब जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बिल्कुल फ्रेंडली और कोई बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, ऐसा 100% नहीं होता है। ये अलग अलग जो ट्रेड्स होते हैं, जैसे आप अगर एक छोटा सा ट्रेड मान लो, सोशिएबिलिटी। ओके, तो सोशिएबिलिटी ट्रेड जो है वो अलग अलग वेरिएशन में होते हैं। कोई होगा जिसको बहुत ज़्यादा सोशिएबल होना पसंद है, मतलब सबको फ्रेंड बना लेगा सबको। कोई जो होगा उससे थोड़ा सा कम होगा, मतलब ठीक है, अपने उसके लिमिटेड फ्रेंड्स है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, खुश रहेगा। कोई होगा जो बिल्कुल ही जिसको नहीं पसंद है।
तो हम 0 या 100 के बेसिस में मतलब ऐसा नहीं कर सकते या तो वो सोशेबल है या वो नहीं है। इसकी वेराइंग डिग्रीज होती है, अलग अलग डिग्रीज में कोई भी ट्रेट किसी में प्रेजेंट होता है। तो इस सेंस में हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, हर एक इंडिविजुअल एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स है, क्योंकि हर इंडिविजुअल में कोई ना कोई ट्रेड प्रेजेंट होगा, लेकिन वो कितनी डिग्री में प्रेजेंट है वो वेराई करता है। ओके, तो इंटेलिजेंट हर कोई है, लेकिन कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा कम इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से हर ट्रेड जो है वो एक डिग्री होती है उसमें, और उसमें वेराई करता है। तो यही हमारा जो सब्जेक्ट मैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की स्टडीज़ का वो यही है कि क्यों और कैसे लोग डिफर करते हैं, क्यों आते हैं ये डिफरेंसेस और कैसे आते हैं। तो यहाँ पर आप क्विकली हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर साइकोलॉजिस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न। देखिए, समझना तो ठीक है, लेकिन आपको ये एज इट इज़ डेफिनेशन याद करनी चाहिए, दैट इज़ फॉर द बेस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट के लिए जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी बात करते हैं, तो वो लोगों के बिहेवियर पैटर्न एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंसेस हैं, जो वेरिएशंस हैं, उन्हें कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो मतलब देखिए 2 व्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, कि क्यों ये डिफरेंसेस आता है। एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट कहता है, मतलब एक व्यू ये है, ये हमारे बिहेवियर जो है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस जो आता है, मतलब हमारा बिहेवियर जैसे हम करते हैं, बिहेव करते हैं, वो हमारे पर्सनल ट्रेट से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, मतलब जो हमारे पर्सनल ट्रेट है उससे इन्फ्लुएंस होता है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है वो हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब हम जिस सिचुएशन में है उसमें, ठीक है। तो ये लेटर वाले जो व्यू है, जिसको बोलते हैं लैटर व्यू, जो है ये सिचुएशनल फैक्टर्स वाला, इसको कहते हैं सिचुएशनिज्म। तो सिचुएशनिज्म स्टेट्स that situations and circumstances in which one is placed influence one's behavior। इसका मतलब क्या है? आप एक मान लीजिए एक लड़का है हरीश, जो बहुत गुस्सा करता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, मतलब बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। अब अपने बॉस के सामने, ठीक है, बहुत एग्रेसिव है, अब अपने बॉस ने उसको आके बुलाया और उसने उसको कुछ डांटा करा, कुछ भी वो करा, तो क्या वो वहाँ पर भी उतना ही गुस्सा दिखाएगा? शायद नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो एक सबमिसिव, एक लेस अग्रेसिव मैनर में बिहेव करेगा, क्योंकि उसे डर है कि यार मेरी जॉब छूट जाएगी तो मैं क्या करूँगा फिर। आप समझ रहे हैं? तो ये हो गया सिचुएशनिज्म, मतलब जनरली तो हरीश बहुत ही अग्रेसिव है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो अपने बॉस के सामने था और इस वजह से वो अपना गुस्सा नहीं दे पाया। तो ये जो सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव है, this views human behavior relatively more as a result of influence of external factors, कि मतलब ह्यूमन बिहेवियर जो है वो जो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादातर सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से होता है। अब हम आते हैं असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। देखिए, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं, मतलब एज सिंपल एज रिएक्शन टाइम भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हो सकता है। रिएक्शन टाइम मतलब किसी ने किस स्टिमुलस को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगाया। किसी के पास कोई न्यूज़ आई कि ओके यू हैव बीन प्रमोटेड टू दी मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये एक सपोज न्यूज़ आई, तो इसके इसको रिएक्ट करने में किसी ने कितना टाइम लगाया, एक रिएक्शन टाइम, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इतना बेसिक सा चीज़ आप समझ सकते हैं, इतनी बेसिक सी चीज़ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हो सकती है। तो लिस्ट गोज ऑन, आप यू कैन गो ऑन लिस्टिंग एंड आपको कोई अंत नहीं मिलेगा, इतने सारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को काउंट नहीं कर सकते, स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हाँ इसके पास 50 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, इसके पास, ऐसे नहीं कर सकते। हम उनको असेस कर सकते हैं। ये सबसे पहली स्टेप होती है कि हम किसी भी एट्रीब्यूट को समझें, उसका असेसमेंट करना। असेसमेंट क्या होता है? Assessment refers to the measurement of psychological attributes of individuals and their evaluation, often using multiple methods in terms of certain standards of comparison। आप समझ रहे हैं क्या है इसका मतलब? असेसमेंट का मतलब होता है कि किसी भी इंसान में एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का एक मेजरमेंट करना, कि वो कितना, अगर अग्रेसिव है तो कितना अग्रेसिव है, अगर सबमिसिव है तो कितना, इंटेलिजेंट है तो कितना इंटेलिजेंट है। और वो असेसमेंट कैसे होगा, उनका इवैल्यूएशन करना कैसे होगा? वो मल्टीपल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ सर्टन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। क्योंकि हम अरे यार असेसमेंट किससे करेंगे? पत्थर से तो नहीं कर सकते ना। जो भी असेसमेंट होगा वो इस फील्ड में जो भी असेसमेंट होगा वो कंपैरिजन के बेसिस पर ही होगा। मैं बोल रही हूँ कि मैं अग्रेसिव हूँ,
अब मैं किससे अग्रेसिव हूँ, किससे ज़्यादा, मतलब एक कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हाँ मैं ए से कम अग्रेसिव हूँ, बी से ज़्यादा अग्रेसिव हूँ। तो हम इंटेलिजेंट भी अगर मेजर करते हैं, अगर सिर्फ एक इंसान होता धरती पर, तो आप किससे क्या इंटेलिजेंस होती उसकी। हम जो आज इंटेलिजेंस, जो आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो मेजर करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग दूसरों के कंपैरिजन में करते हैं, एक रिलेशन में करते हैं कि उन सब के कंपैरिजन में हमारी इंटेलिजेंस इतनी है। तो ये होता है असेसमेंट। और असेसमेंट कोई भी एटीट्यूड, मतलब कोई भी एट्रीब्यूट का असेसमेंट तभी होगा अगर उसको हम साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू असेस कर सके, तभी वो एट्रीब्यूट काउंटेबल होगा। अगर वो साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू हम नहीं कर सकते तो वो एट्रीब्यूट काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे जब हम कहते हैं कि हरीश डोमिनेंट है, तो हम कह रहे हैं कि हरीश की डिग्री ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करें कि हरीश कितना डोमिनेंट है। ओके, अब देखिए हमारा डोमिनेंस जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो फॉर्मल डोमिनेंस, या तो फॉर्मल असेसमेंट, या इनफॉर्मल। हमारा असेसमेंट जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो फॉर्मल असेसमेंट या इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए फॉर्मल असेसमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब स्टैंडर्डाइज होता है, पहले से पूरा प्लान होता है और ऑर्गेनाइज होता है। दूसरी तरफ इनफॉर्मल असेसमेंट जो होता है वो केस टू केस वेराई करता है, एक असेसर से दूसरे असेसर वेराई करता है, एंड इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस। मतलब हो सकता है कि मैं किसी को देखूं तो मुझे ऐसा लगे कि यार वो तो बहुत गुस्सा करता है, और कोई और देखे तो उसको शायद लगे कि नहीं इतना तो कुछ नहीं, ठीक ठाक ही है। समझ रहे हैं आप बात को, कि इनफॉर्मल असेसमेंट जब हम करते हैं, कि इनफॉर्मल असेसमेंट जो है वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस पे वेराई करता है, ओपन रहता है उस पर। हम दूसरे लोगों का दूसरा असेसमेंट हो सकता है, लेकिन फॉर्मल असेसमेंट जो है वो हर किसी का एक जैसा रिजल्ट आएगा। तो फॉर्मल असेसमेंट जो है उनको, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का फॉर्मल असेसमेंट कर सके। अब एक बार असेसमेंट हो गया तो हम जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उस इन्फॉर्मेशन को हम या तो उसका फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट करने में यूज़ कर सकेंगे, या फिर उसको कुछ फ्यूचर में चेंजेस लाने के लिए उसको अलग अलग तरीक़ों से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी को एक सेल्स पर्सन हायर करना है, तो वो क्या देखेंगे, वो किस एट्रीब्यूट को देखेंगे, उसकी सोशिएबिलिटी, उसकी आउटगोइंग, उसकी फ्रेंडलीनेस। वो उसको मेजर करेंगे एक तरीके से कि इस सिचुएशन में क्या वो कोई किसी मेथड से उसके उस कैरेक्टरिस्टिक को करेंगे। तो असेसमेंट के लिए हम लोग चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा एट्रीब्यूट असेस करना है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है। मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपको एक सेल्स पर्सन को हायर करना है जो घर घर जाके, डोर टू डोर जाके आपका एक प्रोडक्ट बेच सके, तो आप कैसे एट्रीब्यूट को ढूंढेंगे। आप एक ऐसे एट्रीब्यूट को ढूंढेंगे कि वो बहुत अग्रेसिव हो या बहुत फ्रेंडली हो। तो हम जिस एट्रीब्यूट को असेस करेंगे वो जो है वो डिपेंड करता है हमारे पर्पस पे, कि हम किस पर्पस से असेसमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा पर्पस होगा, उससे हम एट्रीब्यूट चूज़ करेंगे कि अच्छा हमारा पर्पस ये है और इसलिए हम ये एट्रीब्यूट चूज़ करें, और उसके ऊपर फिर असेसमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट एबिलिटीज़, बिहेवियर्स एंड पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का यूज़ करके एक सिस्टमैटिक टेस्टिंग होती है और इसमें हम सभी एबिलिटीज़, बिहेवियर्स और पर्सनल क्वालिटीज़ मेजर कर सकते हैं। सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब हमने असेसमेंट वगैरह समझ लिया, अब हम थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स के बारे में समझते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है वो यूनिडायमेंशनल नहीं होते हैं, वो लीनियर नहीं होते। क्या मतलब है इसका, अगर हम एक पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट ना तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना उसका कुछ नहीं। एक लाइन की बात करें तो लाइन मतलब सिर्फ एक पॉइंट्स का कलेक्शन, एक साथ आप बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो वो एक लाइन बन जाएगा। तो लाइन या पॉइंट जो होते हैं वो यूनिडायमेंशनल होते हैं, लीनियर होते हैं। बस लाइन को हम कैसे मेजर करते हैं, उसकी लेंथ से। उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, हाइट नहीं होती, विड्थ नहीं होती, बस और सिर्फ उसकी लेंथ होती है। तो ये यूनिडायमेंशनल हो गया, लीनियर हो गया, मतलब एक डायमेंशन में हमने उसको मेजर कर लिया। अब आप एक लाइन को करके अब आप एक बॉक्स के बारे में सोचिए। बॉक्स में लेंथ होती है, विड्थ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। हम उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हम उसका वॉल्यूम ढूंढते हैं कि उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है। तो बॉक्स को हम लोग 3 डायमेंशंस में कर सकते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट। तो हम 3 अलग अलग डिमेंशंस में बॉक्स को मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशन, मतलब एक से ज़्यादा डायमेंशन में। सिमिलरली जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम एक से ज़्यादा डिमेंशंस में हमको मेजर करना पड़ता है। हमें मेजर करना उनको उसका हमें कंप्लीट असेसमेंट निकालना पड़ता है कि अलग अलग डिमेंशंस यानी अलग अलग एरिया, जैसे कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, इन अलग अलग डिमेंशंस में उसका
पर्सन का असेसमेंट हमें करना पड़ेगा कि वो कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहली बात तो एट्रीब्यूट जो है वो मल्टी डायमेंशन होता है, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एट्सेट्रा, डिफरेंट एरियाज होते हैं। अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि थोड़े से बेसिक होते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे टेस्ट फिर कैटेगराइज्ड होते हैं। हमारा पहला एट्रीब्यूट है इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस की डेफिनेशन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ ऑल द डेफिनेशंस आपको वर्ड टू वर्ड लर्न करनी पड़ेगी। समझिए, कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है, बट द डेफिनेशन हैड टू बी लर्नड वर्ड टू वर्ड। इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges। बहुत सिंपल, जितना जैसा लिखा है वही एक्सप्लेन अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनिंग का है। एक ग्लोबल कैपेसिटी, ग्लोबल क्यों कह रहे हैं, मतलब इंटेलिजेंस हम लोग कंपेयर करेंगे, कोई एक इंसान की इंटेलिजेंस हम नहीं पता। हम किसी भी, अगर हम बोल रहे कि यार आपकी IQ 120 है, तो वो आपकी IQ 120 नहीं है, वो एक्चुअली दूसरों के कंपैरिजन में आपकी IQ उस लेवल पे स्टैंड करती है। तो इंटेलिजेंस एक ग्लोबल कैपेसिटी है, मतलब ग्लोबली हम इसको मेजर करते हैं, जिससे हम कितना कौन वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कितना उसको रैशनली थिंक कर पा रहे हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको कितनी इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं जब हमारे पास चैलेंजेस आए। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो एक ग्लोबल मेजर प्रोवाइड करता है, ग्लोबली आपकी इंटेलिजेंस को वो मेजर करेगा, आपकी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को मेजर करेगा, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग, मतलब स्कूलिंग की एबिलिटी से भी प्रॉफिट, आप स्कूलिंग को कितने बेटर तरीके से आप कर पा रहे हैं एब्जॉर्ब। तो जनरली स्टूडेंट्स जिनकी लो इंटेलिजेंस होती है, वो ऐसा होता है कि वो स्कूल रिलेटेड एग्जाम्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लो इंटेलिजेंस से, मतलब अगर वो स्कूल रिलेटेड एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे मतलब वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इंटेलिजेंस का इससे इतना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनके इंटेलिजेंस स्कोर्स के बेसिस पर ही वो लाइफ में सक्सेस पा पाएंगे। हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, मतलब एक इंडिविजुअल आगे किस फील्ड में कितनी स्किल्स एक्वायर कर पाता है उसे कहते हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड टेस्ट किसके लिए यूज़ होते हैं, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है ताकि हम गेस कर पाए, हम लोग एक वो कर पाए कि एक मेजरमेंट कर पाए कि एक इंसान को अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो वो किस फील्ड में अच्छा कर पाएगा। देखिए जैसे हो सकता है कि मैं पहले इंटरेस्ट समझाती हूँ, फिर आपको एप्टीट्यूड इंटरेस्ट के बारे में डिफरेंस समझाती हूँ। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटी रिलेटिव टू अदर्स। तो हमारा इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल ये है कि हमें किस एक्टिविटी में एंगेज होना है, हमें क्या एक्टिविटी करना है, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। तो असेसमेंट, मतलब इंटरेस्ट का जब हम असेसमेंट करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है कि आगे जाकर कोई कौन सी फील्ड में कितना कंफर्टेबल रहेगा, उसको उस फील्ड में खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ जॉब पे वो करता है कि अगर आपका एक फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप लाइफ में भी सेटिस्फाइड रहेंगे और आपकी जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। अब देखिए इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में एक कनेक्शन, मतलब देखिए ऐसे तो है, पर यहाँ पर एक चीज़ आती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटरेस्ट होता है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं होता है, या एप्टीट्यूड होता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता है। आप बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट है कि मेरा इंटरेस्ट है सिंगिंग में, क्योंकि कि मैं अच्छा गाना गाना चाहती हूँ, लेकिन उसमें मेरा एप्टीट्यूड नहीं है। एप्टीट्यूड का मतलब जो स्किल्स मुझे अच्छा गाना गाने के लिए चाहिए वो स्किल्स मेरे अंदर नहीं है। अब मेरा इंटरेस्ट पूरा मुझे सिंगिंग करना है, सिंगिंग करना है, सिंगिंग करना है, मैं ट्राई करे जा रही हूँ, लेकिन सब मुझे रिजेक्ट करे कि आपकी सिंगिंग अच्छी नहीं है। तो मेरा इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, जिस वजह से डिससेटिस्फैक्शन अराइज होता है, प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, साइकोलॉजिकल मेंटल फ्रस्ट्रेशन अराइज होगा। तो अगर हमारा इंटरेस्ट इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोगों को जैसे करियर पाथ चूज़ करते वक्त भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम दोनों चीज़ों को ध्यान रखें, हमारा इंटरेस्ट भी और हमारा एप्टीट्यूड भी। हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट तो बहुत है कि अच्छा मुझे साइंस पढ़ना है, लेकिन आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है, आप साइंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे कि साइंस में क्या लिखा है, आप उसके इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो आपका इंटरेस्ट साइंस में कितना भी आप उसमें वेल नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड उसमें नहीं है। सिमिलरली हो सकता है कि आपका एप्टीट्यूड साइंस में बहुत अच्छा है लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट है सोशल सब्जेक्ट्स में, तो आप सोशल में इंटरेस्ट करें लेकिन आपका एप्टीट्यूड साइंस की तरफ है, आप साइंस वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं। तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो देखिए हर उसके बारे में आपको ये समझना ही पूरे पैरा में दिया हुआ है कि एक तो वो एट्रीब्यूट क्या होता है,
उस एट्रीब्यूट के असेसमेंट से हमें क्या पता चलता है और वो कहाँ कहाँ पर हमें हेल्प करता है। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये तीनों पॉइंट आपको हर एट्रीब्यूट में ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी रिफर्स टू रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हर और हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पर्सनैलिटी मतलब वैसे एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक दूसरे को मतलब किसी को दूसरे से अलग करता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट से हम क्या क्या पता चलता है, हमारे इंडिविजुअल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है कि क्या डोमिनेंट है, सबमिसिव है, मूडी है, विथड्रॉन है, कैसा है। तो पर्सनालिटी असेसमेंट से हमें हेल्प होता है कि हम उसका फ्यूचर में बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाए। मतलब अगर मैंने असेसमेंट करा, एक पर्सनालिटी का असेसमेंट करा सेल्स पर्सन की जॉब के लिए कि यार बहुत ही आउट गोइंग है, सोशिएबल है, तो मैं क्या फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर पाऊँगी उसका बिहेवियर कि हाँ वो जब डोर टू डोर जाएगा तो वो बहुत अच्छी से लोगों से बात करेगा, उनको कन्विंस कर पाएगा उनसे फ्रेंडली तरीके से, और वो सेल्स हायर अप हो जाएगी। तो मैंने मेरे जिस पर्पज़ के लिए एक असेसमेंट को चूज़ करा, फिर उसको उनकी उसकी असेस करा और इस तरीके से मेरा रिजल्ट निकला। तो पर्सनालिटी भी इसी तरीके से होती है। नेक्स्ट हमारी आती है वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। तो अगर एक पर्सन के पास एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है तो वो अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता है, एक बेंचमार्क सेट कर लेता है, एक उसके एक्शंस के लिए एक गाइडिंग लाइट सेट कर लेता है कि आगे मेरे जो भी एक्शंस होंगे वो इसी तरीके से गाइड होंगे। तो वैल्यू असेसमेंट में हम वैल्यूज़ कर सकते हैं कि वो पॉलिटिकल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या है। तो जैसे वैल्यू का जो पार्ट है वो हमें बहुत सारे जॉब्स में यूज़ होता है, जैसे आपकी जज हो गया, एक पुलिस ऑफिसर हो गया, ऐसी जगहों पर जहाँ पे करप्शन वगैरह, तो ऐसी जगहों पर वैल्यूज़ वाला, ऐसे तो वैल्यूज़ हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप चीट नहीं करो, आप ऑनेस्ट रहो अपनी कंपनी से, एंड सो ऑन। बहुत सारे कि आपकी पॉलिटिकल वैल्यू क्या है, रिलीजियस वैल्यू क्या है, तो ऑल ऑफ दीज। असेसमेंट मेथड्स। अब हमने ये तो देख ली कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जब जिनको हम असेस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या असेसमेंट मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करने के हम असेस करते हैं। पहला असेसमेंट मेथड होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो डेवलप हुए हैं ताकि हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को कर सको, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने ऊपर पढ़े उन सभी को मेजर करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो इनको यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अलावा हम लोगों ने प्रोजेक्टिव टेस्ट भी डेवलप करें स्पेशली फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो हमारे चैप्टर नंबर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी में हम लोग प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो प्रोजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होते हैं। इंटरव्यू इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन अ 1-to-1 बेसिस। इंटरव्यू बहुत ही कॉमन, हम लोग डेली लाइफ में बहुत देखते हैं इंटरव्यू होते हुए। तो हम देखते हैं कि काउंसलर क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, वो एक इंटरव्यू हो जाता है। सेल्स पर्सन डोर टू डोर सर्वे कर रहा है, तो ये सब जो है वो इंटरव्यू, मतलब 1-to-1 डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन जब हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो वो हो गया इंटरव्यू। 2 या मोर देन 2 पीपल, तो वो ग्रुप इंटरव्यू हो गया इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास केस स्टडी। इट इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हर और हिज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर और हिज साइको सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। आप समझे, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर और हिज साइको सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। केस स्टडीज़ हम करते हैं, फेमस लोगों की केस स्टडीज़ करते हैं, और केस स्टडीज़ जो है वो लोगों को इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करती है। तो हम लोग जैसे गांधी जी की एक केस स्टडी करी तो हम उनकी लाइफ के बारे में, उनके थिंकिंग के बारे में, उनके इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, इन सभी की चीज़ों के बारे में हम उनकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि उनका क्या था। तो इससे क्या है, हम उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस सीख पाते हैं। और देखिए केस स्टडीज़ में भी जो डेटा जनरेट होता है उसमें भी अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर वगैरह, इन सभी से वो करके कि इंटरव्यू ले रहा हूँ कि कोई अगर गांधी जी के साथ काम करा तो उसके बारे में इंटरव्यू, मतलब केस स्टडी में भी डेटा जनरेट करने के लिए हम अलग अलग असेसमेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट असेसमेंट मेथड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स टू रिकॉर्ड बिहेवियरल फिनोमेना अकरिंग नेचुरली इन रियल टाइम। रियल टाइम में जब हम लोग सिस्टमैटिकली किसी भी बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं जो नेचुरली हो रहा है। नेचुरली मतलब नेचुरली हो रहा है, रियल टाइम में उसी टाइम हो रहा है। तो हम बैठे और दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये हो गया
ऑब्जर्वेशन। लेकिन थोड़ा सा ये कभी कभी इतना वो नहीं होता है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन मेथड के साथ कुछ प्रॉब्लम आते हैं। पहला, ऑब्जर्वर का बहुत कम कंट्रोल होता है। जैसे हो सकता है हम एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को असेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब वो असेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी दूसरा इंसान है वो उसी एट्रीब्यूट को शो करे उस वक्त, क्योंकि हमारा उस सिचुएशन में कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब अगर हमें देखना है किसी के अग्रेशन को, कि उसमें कितना, मतलब अगर हमें एक एट्रीब्यूट सपोज उसकी इंटरेस्ट को करना है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, अब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हमें पता लग सकता है। एप्टीट्यूड अगर हमें करना है तो वो इतना ज़रूरी नहीं कि हमें वो जो दूसरा पर्सन जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वी जो है, वो वही एक्टिविटीज़ में इंगेज करे जिससे हमारे एट्रीब्यूट की हम पता लगा पाए कि उसका उसमें क्या है। तो कई बार क्योंकि कंट्रोल बहुत कम होता है सिचुएशन के ऊपर। दूसरा, रिपोर्ट्स जो होते हैं उसमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हर किसी के लिए ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगा, तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है वो ऑब्जर्वर के अलग अलग होते हैं। Self report is a method in which a person provides factual information about herself, himself, and her opinions, beliefs, etc. that she or he holds. तो सेल्फ रिपोर्ट में वो पर्सन आके खुद बताता है कि मैं ऐसा समझती हूँ, मैं ऐसा जानती हूँ, या मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। तो वो खुद आके अपने बारे में ओपिनियंस देता है। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इंटरव्यू से कर सकते हैं, क्वेश्चनर से कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल डायरी, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हम लोग सेल्फ रिपोर्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं।